कहानी के शुरुआत में हम इटली के वेनिस के एक ऑक्शन हाउस का सीन देखते हैं। इस हाउस में कई कीमती आर्ट सेल किया जा रहा था। ऑक्शन के बीच में वहां आते हैं साइरस नाम का एक आदमी। आम इंसान की तरह दिखने वाला ये साइरस असल में बिल्कुल मामूली आदमी नहीं है। ये इस दुनिया के सबसे बड़े आर्ट थेफ्टर्स में से एक है। मतलब अलग अलग आर्ट गैलरी से आर्ट चोरी करना ही इसका पेशा है। आज इस प्रोग्राम में भी ये उसी मकसद से आया है, लेकिन इस मिशन में ये अकेला नहीं है। इसके साथ है एक एक्सपर्ट टीम। इस टीम के मेंबर हर किसी ने चोरी की किसी न किसी फील्ड में एक्सपर्ट है। जैसे इसकी टीम मेंबर कैमेलिया, जो किसी भी तरह का वाहन चला सकती है, हाँ, यहाँ तक कि प्लेन भी। इसके अलावा टीम में है हैकर मिसून, लॉ खोलने का एक्सपर्ट मैग्नस और एक इंजीनियर भी। ये सब मिलकर इस ऑक्शन में एक बड़ा दांव लगाने वाले हैं। वहीं वेनिस का ये ऑक्शन लंदन से भी लाइव कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ा हुआ था। वहां से भी कुछ लोग इस ऑक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। साइरस पहले वेनिस के ऑक्शन में एक बीडर के रूप में एंट्री करता है। उसके थोड़ी देर पहले ही ऑक्शन में एक कीमती पेंटिंग बिक चुकी थी, लेकिन लंदन में रखी ये पेंटिंग चुराने के लिए उसके टीम के 2 मेंबर लुक और मैग्नस गए थे। पेंटिंग जिस वॉल्ट में रखी थी उसे मैग्नस बहुत आसानी से खोल देता है। अब वहां से पेंटिंग निकालकर वो उसे रोल करके एक कंटेनर में डाल देता है। फिर वो कंटेनर को पास की नदी में फेंक देता है। इस नदी में बोर्ड लेकर इंतजार कर रहा था टीम का एक और मेंबर। वो रिमोट कंट्रोल की मदद से कंटेनर को अपने पास ले आता है। इसी तरह वे लगभग $12 मिलियन की वैन गॉग की पेंटिंग चोरी कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा खेल अब भी दिखाने वाला है साइरस। साइरस खुद अचानक वेनिस के उस ऑक्शन में हाजिर होता है। वहां आता है दुनिया का सबसे फेमस डिजिटल आर्टिस्ट एनेट। ये एनेट नाम का शख्स ऑक्शन में मास्क पहनकर हिस्सा ले रहा था। इस दुनिया में कोई भी उसका असली पहचान नहीं जानता, क्योंकि वो एक एनोनिमस आर्टिस्ट है। इसलिए यहाँ भी वो मास्क पहनकर ही हाजिर होता है। एनेट के आते ही सामने पेश किया जाता है उसका बनाया हुआ NFT मास्क। ये NFT मास्क असल में कई कैमरों से बना है। इसमें मौजूद AI कैमरे आसानी से परफेक्ट इमेज तैयार कर सकते हैं। यहाँ तक कि जिस किसी के चेहरे पर मास्क होगा उसके कल्पना अनुसार डिजिटल आर्ट बना सकता है ये डिवाइस। अब समझ ही सकते हो कि ये NFT ऑक्शन की सबसे कीमती चीज बनने वाला है। ऑक्शन शुरू होते ही बाकी सबकी तरह साइरस भी कीमत बढ़ाने लगा है और यहाँ तक कि $20 मिलियन में ये डिवाइस खरीद भी लेता है। इतने सब के बीच पूरे समय पर उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे थे इंटरपोल ऑफिसर एबी। एबी कई बार साइरस को पकड़ने की कोशिश कर चुका था, लेकिन हर बार फेल हो गया। उसे पता था कि साइरस इस ऑक्शन को किसी भी हालत में मिस नहीं करेगा, इसलिए उसने पहले से ही पूरे जगह पर कई कैमरे लगा रखे थे। इन कैमरों से वह साइरस पर नजर रखना शुरू कर देता है। जब वो देखता है कि साइरस NFT खरीद रहा है तो उसे समझ आ जाता है कि साइरस अपने दिमाग में कोई मास्टर प्लान बना रहा है, और उसका अनुमान सच साबित होता है जब साइरस की टीम मेंबर मिनसून एक बटन प्रेस करता है। जैसे ही मिनसून बटन प्रेस करता है एक छोटे विस्फोट जैसी आवाज होती है। इसके चलते पूरे ऑक्शन हाउस की लाइट्स बार बार जलने बुझने लगती हैं। हाउस के अंदर मौजूद कई गेस्ट डर के मारे बाहर निकलने लगते हैं। दूसरी तरफ मिनसून एनेट से कहता है, आइए सर, हम आपको सेफ जगह पहुंचाते हैं। लेकिन साइरस आता है और कहता है उसने तो अभी अभी $20 मिलियन में अपना NFT मास्क खरीद लिया। अब उसे इस डिवाइस का एक्सेस कोड भी चाहिए, क्योंकि एक्सेस कोड के बिना कोई भी इसे चला नहीं सकता। तो साइरस चालाकी से एनेट को अपने यॉट पर आने के लिए कहता है, लेकिन उसके पास असल में कोई यॉट नहीं था। वो एनेट को लेकर एक बोट में जाता है और बोट चलाना शुरू कर देता है। बोट चलाता है उसकी टीम की एक्सपर्ट ड्राइवर कैमेलिया। वहीं लंदन में वो पेंटिंग चोरी करने के दौरान लुक और मैग्नस भी पागलपन की हद तक काम में जुट जाते हैं। वहीं एबी आता है और देखता है कि ऑक्शन रूम से साइरस और एनेट गायब हो चुके हैं। तभी उसे समझ आता है कि साइरस ने NFT का एक्सेस कोड पाने के लिए एनेट को पकड़ लिया है। फिर एबी खुद भी एक बोट लेकर नदी में उतर जाता है। थोड़ी दूर बोट चलाने के बाद वो साइरस और एनेट को लगभग पकड़ ही लेता है, लेकिन मिनसून अपने स्मार्ट ग्लास का इस्तेमाल करके उनके बीच में एक और बोट लेकर आ जाता है। मतलब उसका ये चश्मा असल में एक हैकिंग डिवाइस था। फिर भी एबी पीछे नहीं हटा। आखिर में मिनसून नदी में मौजूद वाटर बैरेज को हैक कर लेता है और पूरी बोट को नदी की गहराई से ऊपर उठा देता है। इस वजह से साइरस और टीम सेफली निकल जाते हैं, लेकिन एबी वहीं फंस जाता है। इस तरह साइरस फिर एक बार एबी के हाथ से फिसल जाता है। अब साइरस सचमुच एनेट को लेकर एक यॉट में चढ़ता है। उसके कहने पर एनेट मास्क खोल देता है। फिर एनेट अपने अकाउंट में $20 मिलियन ट्रांसफर कर देता है। इसके बाद दोनों पक्ष अपनी खुशी में पार्टी करने लगते हैं। वहीं एबी उस समय एनेट को रेस्क्यू करने के लिए मिसिंग अलर्ट जारी करता है। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया अब जान चुकी है कि किसी ने एनेट को किडनैप कर लिया है। लेकिन अगले दिन सुबह एबी खुद ये जानकर हैरान और परेशान हो जाता है। उसके दिमाग में सवाल आता है, तो क्या इन्हीं लोगों ने मुझे किडनैप किया? लेकिन जो पैसे एनेट के अकाउंट में जमा हुए हैं वो तो असल में सचमुच के हैं। फिर साइरस बताता है कि ये पैसा
उन्होंने लंदन से चोरी की गई पेंटिंग बेचकर कमाया है। हालांकि उन्होंने एनेट को किडनैप नहीं किया था, लेकिन लोगों की नजर में उन्होंने इसे किडनैपिंग जैसा दिखा दिया, क्योंकि कोई भी चीज चोरी होने के बाद उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। जैसे कि लियोनार्डो द विंची की फेमस मोनालिसा पेंटिंग की कीमत पहले सिर्फ $25,000 थी, लेकिन कई साल पहले जब इसे चोरी कर लिया गया तो इसका नाम और प्रसिद्धि फैल गई और अब उसकी कीमत $860 मिलियन तक पहुंच गई है। साइरस एनेट को दिखाता है कि उसके फेक किडनैपिंग के बाद अब एनएफटी की कीमत $79 मिलियन हो गई है। अगर दोनों पक्ष एक दूसरे की मदद करेंगे तो एनएफटी से और $27 मिलियन का फायदा होगा और बाकी पैसा साइरस और उसकी टीम की जेब में जाएगा। दोनों पक्ष खुश होने के कारण महान खुशी में पार्टी करने लगते हैं। वहीं एबी उस ऑक्शन हाउस का फुटेज देकर एक लूप आता है। उसे पता चलता है कि डेंटन नाम का एक शख्स इस हाइस्ट में शामिल था और ये डेंटन असल में साइरस की पुरानी टीम का मेंबर था। एबी सीधे डेंटन के सामने हाजिर होता है। डेंटन सब कुछ नकार देता है, लेकिन एबी उसे अरेस्ट कर लेता है। लेकिन एबी का बॉस हागली उसे बीच में ही बुला लेता है। हागली उसे बताता है कि यूर्गेंसन नाम का एक बिलियनियर है जिसके बारे में उसे पता होना चाहिए। ये यूर्गेंसन असल में बहुत ही खतरनाक आदमी है। इसका पेशा है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में दुर्घटनाएं कराना और शेयर मार्केट में क्रैश लाकर करोड़ों डॉलर कमाना। सीधी बात में ये ब्रोकर्स से शेयर उधार लेकर उन्हें महंगे दाम पर बेचता है। फिर जब शेयर की कीमत गिरती है तो इसे सस्ते में खरीदकर ब्रोकर्स को वापस कर देता है। इस पूरे प्रोसेस को शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। जब कई कंपनियों के शेयर किसी दुर्घटना की वजह से क्रैश कर जाते हैं तो शॉर्ट सेलर्स को जैसे आसमान में चांद मिल जाए। यूर्गेंसन भी इसी तरह अपने फायदे के लिए काम करता है, लेकिन अब उसने पूरे शहर को सचमुच बाढ़ में डुबोने का प्लान बना लिया है। इंटरपोल के पास इंफॉर्मेशन है कि यूर्गेंसन ने लिबियाथन नाम के एक हैकर ग्रुप को ये काम देने के लिए हायर किया है। इन हैकरों का काम होगा यूरोप के अलग अलग शहरों की वाटर सप्लाई को नुकसान पहुंचाना। इससे शहर में भारी बाढ़ आएगी, सैकड़ों या लाखों लोग मरेंगे, लेकिन यूर्गेंसन को कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि बीच में शेयर की कीमत गिरने पर वो शॉर्ट सेलिंग करके $billion कमाएगा। अब उसने जिस हैकर ग्रुप को हायर किया है वो पेमेंट का तरीका कुछ अलग चाहता है। वो चाहते हैं कि यूर्गेंसन उन्हें कैश की जगह $500 मिलियन का सोना दे। यूर्गेंसन उनकी बात मान लेता है और लंदन से स्विट्जरलैंड गोल्ड भेजने की तैयारी शुरू कर देता है। इतना सुनते ही एबी समझ जाता है कि हेक्सली असल में क्या कहना चाहता है। उसका मतलब साफ था, अगर ये गोल्ड हैकरों तक नहीं पहुंचा तो वो लोग यूर्गेंसन की डील कैंसिल कर देंगे। चूंकि ये सारा गोल्ड पूरी तरह लीगल है, इसलिए इंटरपोल सीधे तौर पर कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर रास्ते में ये गोल्ड चोरी हो जाए तो डील अपने आप कैंसिल हो जाएगी। अब सवाल ये था कि हेक्सली आखिर ये चोरी किससे करवाना चाहता है। ये तो तुम समझ ही गए होंगे। हाँ, इसी काम के लिए उसने एबी को बुलाया था ताकि वो ये मिशन साइरस को दे सके। शुरू में एबी हेक्सली की बात मानने से इनकार कर देता है, लेकिन हजारों लोगों की जान बचाने के लिए आखिरकार उसे मानना ही पड़ता है। इसके बाद एबी सीधे साइरस के सामने जाकर खड़ा होता है। साइरस उसे देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं होता, क्योंकि इससे पहले भी कई बार एबी उसकी लोकेशन ट्रैक कर चुका था। यहीं हमें पता चलता है कि कभी इन दोनों के बीच एक छोटा सा रिलेशनशिप भी था, लेकिन उस वक्त दोनों में से कोई भी एक दूसरे की असली पहचान नहीं जानता था। खैर, एबी उसे बताता है कि लंदन से चोरी की गई पेंटिंग के सबूत इंटरपोल के पास मौजूद हैं। इसलिए अगर साइरस इस डील के लिए राजी नहीं हुआ तो उसे उसके सारे साथियों समेत जेल जाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो ये काम कर देता है तो उनके नाम पर मौजूद सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लीन कर दिए जाएंगे। साइरस पहले तो यूर्गेंसन का नाम सुनते ही मना कर देता है, क्योंकि ये आदमी कितना खतरनाक है ये तो बच्चे बूढ़े सभी जानते हैं। लेकिन जब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता तो आखिरकार उसे मानना ही पड़ता है। हालांकि वो एक शर्त रखता है, इस मिशन में एबी भी उसकी टीम के साथ काम करेगा ताकि काम खत्म होने के बाद इंटरपोल कोई चालाकी न करे, इसीलिए ये शर्त रखी जाती है। साइरस की टीम भी शुरू में इस मिशन पर जाने के लिए तैयार नहीं होती। उन्हें लगता है कि ये सब इंटरपोल का एक ट्रैप है, लेकिन एबी सबको उनके फ्यूचर का हवाला देकर किसी तरह मना लेता है। इसके बाद इस टीम में एबी और डैन भी शामिल हो जाते हैं। अब इस गोल्ड को चुराने के लिए उन्हें एक लगभग नामुमकिन काम करना है। यूर्गेंसन अपने गोल्ड को किसी प्राइवेट जेट से नहीं बल्कि एक पैसेंजर प्लेन से भेजने वाला है। इसका मतलब है कि एयरपोर्ट पर गोल्ड चोरी करने का कोई चांस ही नहीं है। अब जो भी करना होगा उन्हें हवा में उड़ते हुए प्लेन के बीच करना पड़ेगा। सभी इस बात को लेकर टेंशन में होते हैं, लेकिन साइरस पूरा चिल मूड में रहता है। मगर चिल रहने से क्या होगा, उसके दिमाग में तो अभी से एक मास्टर प्लान घूमने लगा है। इधर अब हम पहली बार यूर्गेंसन को सामने से देखते हैं। वो कितना खतरनाक है इसका एक छोटा सा नमूना हमें एक फ्लैशबैक में देखने को मिलता है। उससे पंगा लेने की वजह से एक आदमी को वो सीधे कुत्तों का खाना बनवा देता है। ये काम उसकी तरफ से उसका राइट हैंड डोनाल्ड करता है। अगली सुबह एबी देखती है कि साइरस काफी फ्रेश और फुरफुरे मूड में है। दोनों के बीच फिर से पुराने रोमांटिक दिनों की बातें होने लगी हैं। एबी बताती है कि उसके इंटरपोल ज्वाइन करने के पीछे एक छोटी सी कहानी है। बचपन में जिस स्कूल में वो पढ़ती थी वहाँ उसकी माँ हेड टीचर थी। उस
स्कूल में एक बहुत कीमती पेंटिंग लगी हुई थी, लेकिन एक दिन वो पेंटिंग ऑफिस से चोरी हो जाती है। इस घटना से उसकी माँ को बहुत गहरा सदमा लगा है। उसी दिन से एबी ने दिल ही दिल में 8 चोरों को पकड़ने की कसम खा ली और बड़े होकर इंटरपोल ज्वाइन करने की उसकी सबसे बड़ी वजह भी यही बनी। खैर, बातचीत खत्म होने के बाद अब साइरस सबको अपना प्लान समझाना शुरू करता है, क्योंकि उन्हें काम हवा में उड़ते प्लेन के बीच करना है, इसलिए इसके लिए उन्हें एक प्राइवेट जेट चाहिए होगा। अब सही साइज का प्राइवेट जेट ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आखिरकार वो एक जेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। पर ट्विस्ट ये था कि उस जेट का मालिक था बिलियनियर मोलसेन, और उसी की खरीदी हुई पेंटिंग को उन्होंने लंदन से चोरी किया था। तो अब साइरस और एबी सीधे मोलसेन से मिलने जाते हैं। साइरस उससे कहता है कि अगर वो अपना प्लेन उन्हें उधार दे दे तो वो एनट से उसके लिए एक खास एनएफटी बनवाएंगे, जिसकी कीमत कई मिलियन डॉलर होगी। काफी सोच विचार के बाद मोलसेन उनकी बात मान जाता है। उसका प्राइवेट जेट वैसे भी बेहद महंगा और लग्जरी था। वो बड़े गर्व से उन्हें उस जेट के सारे फीचर्स दिखाने लगा है। इस प्लेन के नीचे एक बड़ा एलईडी स्क्रीन भी लगा था, जिस पर रिमोट की मदद से अलग अलग मैसेज डिस्प्ले किए जा सकते थे। खैर, प्राइवेट जेट का इंतजाम तो हो गया। अब उन्हें अगले स्टेप के बारे में सोचना था। जिस प्लेन से उन्हें गोल्ड चुराना है वो कोई आम जहाज नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर एयरक्राफ्ट एयरबस 380 है। 4 इंजन वाला ये विशालकाय प्लेन और इसके नीचे एक छोटे प्लेन को उड़ाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। ये प्लान सुनने में ही इतना नामुमकिन लगता है, फिर भी साइरस को पूरा भरोसा होता है कि वो ये काम कर सकते हैं। इस हाईएस्ट को कामयाब बनाने के लिए पूरी टीम जोर शोर से तैयारी में जुट जाती है। हर चीज का 3D मॉडल बनाकर वो लोग प्रैक्टिस भी शुरू कर देते हैं। कैमेलिया सिम्युलेटर पर लगातार प्लेन उड़ाने की प्रैक्टिस करने लगी है, क्योंकि जेट प्लेन उसी को उड़ाना है। उधर मैग्नस लेजर से वॉल्ट काटने की प्रैक्टिस में जुट जाता है। अब अगर कैमेलिया एयरबस के प्लेन के नीचे पहुंच भी जाती है तो उसके सामने एक और बड़ा खतरा होगा। दुनिया का कोई भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल 2 विमानों को 1000 फीट के अंदर आने की इजाजत नहीं देता। इतनी नजदीक 2 प्लेन को देखकर एटीसी पूरी तरह घबरा जाएगा और तुरंत पायलट को इसकी इंफॉर्मेशन दे देगा। ऐसे में साइरस का पूरा हाइस्ट प्लान फेल हो सकता है। इसीलिए वो लोग तय करते हैं कि ये काम अटलांटिक महासागर के पास एक बेहद सुनसान इलाके में किया जाएगा, और ज्यादा सेफ्टी के लिए मिनसून एक खास डिवाइस बनाना शुरू करता है, जिसका नाम है PSID। इस डिवाइस का काम होगा प्लेन के सारे रडार सिग्नल को गायब कर देना। इससे कम एक प्लेन रडार की नजरों से इनविजिबल हो जाएगा। हालांकि इसके बावजूद पकड़े जाने का रिस्क तो रहेगा ही। जिस जगह को उन्होंने सेलेक्ट किया है वहां से सिर्फ एक ही ATC कनेक्ट होता है, और उसका लोकेशन है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। इसलिए उन्हें वहां एयर ट्रैफिक कंट्रोल में भी अपना एक आदमी चाहिए जो पायलट से लगातार संपर्क में रहे और ये सुनिश्चित करे कि सब कुछ सेफ है। एबी इस काम के लिए एकदम परफेक्ट इंसान को जानती थी, हैरी। वो लोग सीधे ब्रुसेल्स जाकर उससे मिलते हैं। बाकी सबकी तरह हैरी भी पहले मना कर देता है, लेकिन जैसे ही साइरस उसे $1 मिलियन का ऑफर देता है वो खुशी से तुरंत राजी हो जाता है। ये टेंशन तो किसी तरह खत्म होती है, लेकिन उनके सामने एक नई मुसीबत आ खड़ी होती है। कमिश्नर हेक्सली अचानक उन दोनों से मिलने की इच्छा जताता है। मुलाकात के बाद वो बताता है कि योर्गेंसन ने अपनी ही कंपनी के एक एम्प्लॉय को ऊपर पहुंचा दिया है। यही वो आदमी था जो इंटरपोल को योर्गेंसन के सारे प्लान की इंफॉर्मेशन देता था। मतलब साफ है योर्गेंसन कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। हेक्सली बताता है कि अब सिर्फ 10 दिन बाद योर्गेंसन अपना सारा गोल्ड ट्रांसफर करने वाला है। ये सुनकर साइरस कहता है कि सिर्फ 10 दिन इस हाइस्ट की तैयारी के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है। तब हेक्सली धमकी देता है कि वो पूरी टीम को जेल भेज देगा। जवाब में साइरस साफ कह देता है कि उसे इन धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिर्फ आम लोगों और एबी की वजह से वो रिस्क लेकर भी ये काम करेगा। अगले ही दिन अचानक वो लोग टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं। खबर में बताया जाता है कि स्पेन की राजधानी मैड्रिड का वाटर सिस्टम हैक हो गया है। हैकरों ने आर्टिफिशियल तरीके से भयानक बाढ़ पैदा कर दी, जिससे सड़कों पर पानी भर गया और अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। असल में ये सिर्फ एक डेमो था जो हैकर ग्रुप लिवियाथन योर्गेंसन को दिखाना चाहता था। योर्गेंसन ये देखना चाहता था कि क्या लिवियाथन सच में उसकी डिमांड पूरी कर सकता है या नहीं, लेकिन ये डेमो देखने के बाद उसके सारे शक खत्म हो जाते हैं। इधर ये सब देखकर साइरस अपनी टीम से कहता है, एक बार फिर सोच लो, ये रास्ता हमारे लिए मौत का जाल बन सकता है। वो कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अकेले ही कुछ करेगा, लेकिन कोई भी उसे अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि बात सिर्फ उनकी नहीं बल्कि आम लोगों की जिंदगी की है, और इसी वजह से वो सब तय कर लेते हैं कि ये मिशन वो हर हाल में पूरा करेंगे। आखिरकार अब पूरी टीम दोबारा पूरे जोश के साथ तैयारी में जुट जाती है। साइरस लुक से कहता है कि वो NFT डिवाइस से सारी कैमरे निकालकर उन्हें प्लेन के अलग अलग हिस्सों में लगा दे। इन कैमरों की मदद से प्लेन के बाहर की हर चीज साफ साफ दिखाई देगी। इससे उस विशाल एयरबस के नीचे जेट प्लेन को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लॉक करना आसान हो जाएगा। साथ ही प्लेन को रडार से इनविजिबल रखने के लिए कई मेटल प्लेट्स भी लगानी होंगी। लुक बिना समय गंवाए अपना काम शुरू
शुरू कर देता है। इसी बीच मिनसून अपना PSID डिवाइस भी तैयार कर लेता है, लेकिन ये डिवाइस देखने में बिल्कुल बम जैसी लगती है। AB की सलाह पर इसे अलग अलग पार्ट्स में बांटकर सबको दे दिया जाता है। ये सारे पार्ट्स बाद में प्लेन के अंदर फिर से असेंबल किए जाएंगे ताकि रेडियो सिग्नल को जैम किया जा सके। जब सारी तैयारियां पूरी हो जाती हैं, तब टीम हाइस्ट के लिए रेडी हो जाती है। प्लान के मुताबिक कैमेलिया को छोड़कर बाकी सभी एयरबस के प्लेन की टिकट खरीद लेते हैं, क्योंकि जेट प्लेन को सिर्फ कैमेलिया ही उड़ाकर एयरबस के नीचे लेकर आने वाली है। उनका प्लान था कि बीच के किसी एयरपोर्ट पर खराब मौसम का बहाना बनाकर प्लेन को लैंड करवाया जाए, और चूंकि प्लेन रडार सिस्टम से गायब रहेगा, इसलिए किसी को कुछ शक भी नहीं होगा। दूसरी तरफ ATC से प्लेन को गाइड करने के लिए हैरी पहले से मौजूद रहेगा। तो प्लान के मुताबिक इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान वो सारा गोल्ड चोरी करके जेट प्लेन से फरार हो जाएंगे। यही उनका पूरा प्लान था। हाइस्ट वाले दिन सब लोग टिकट लेकर आम पैसेंजर बनकर प्लेन में चढ़ जाते हैं और अलग अलग क्लास की सीटों पर बैठ जाते हैं। कुछ लोग इकोनॉमी क्लास में होते हैं और बाकी बिजनेस क्लास में। गोल्ड का वॉल्ट प्लेन के नीचे कार्गो कंपार्टमेंट में बेहद हाई सिक्योरिटी के बीच रखा हुआ होता है। उधर कैमेलिया जेट प्लेन को लेकर धीरे धीरे एयरबस की तरफ बढ़ती है। इसी बीच प्लेन में बैठने के बाद साइरस को पता चलता है कि लुक उनके साथ नहीं आया। डर की वजह से वो आखिरी वक्त में इस हाइस्ट से पीछे हट गया था। अब परेशानी ये थी कि PSID डिवाइस का एंटीना बूस्टर लुक के पास ही था। बिना बूस्टर के डिवाइस काम तो करेगा, लेकिन सिग्नल जैम करने के लिए उसे कॉकपिट के बहुत पास लगाना पड़ेगा। तभी AB अकेले इस काम की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। उधर मिनसून पहले ही प्लेन के सारे कैमरे हैक कर चुका होता है। वो बताता है कि प्लेन के अलग अलग हिस्सों में कुछ लोग बैठकर नजर रख रहे हैं, मतलब इनसे बचते हुए हाइस्ट करना आसान नहीं होगा। कुछ ही देर में प्लेन मिड एयर में पहुंच जाता है। तब सब लोग एक एक करके वॉशरूम जाने का बहाना बनाते हैं और डिवाइस के अलग अलग पार्ट्स वहां छोड़ आते हैं। आखिर में AB सबसे आखिर में जाती है और डिवाइस को असेंबल करने लगती है, लेकिन तभी अचानक उसके हाथ से डिवाइस नीचे गिर जाती है और उसके सारे पार्ट्स अलग अलग बिखर जाते हैं। इधर कैमेलिया जेट प्लेन लेकर एयरबस के काफी पास पहुंच चुकी थी, इसलिए ब्रुसेल्स के रडार सिस्टम को उसकी मौजूदगी का आभास हो जाता है। लेकिन ATC टावर में बैठा हैरी पायलट्स को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। इसी बीच ATC का एक और एम्प्लॉय अचानक दो प्लेनों को इतना पास देकर घबरा जाता है। तभी हैरी हंसते हुए इसे सिस्टम ग्लिच बता देता है। असल में डिवाइस उसके हाथ से गिर जाने की वजह से AB को सिग्नल जैमर लगाने में देरी हो रही थी, लेकिन जैसे ही साइरस उसकी मदद करता है, आखिरकार वो डिवाइस फिट कर देते हैं। उधर कैमेलिया भी कामयाबी से अपने जेट को एयरबस के नीचे लॉक कर लेती है। उसी पल सिग्नल जैमिंग की वजह से ATC के रडार से प्लेन गायब हो जाता है, इसलिए वो महिला एम्प्लॉय भी इसे अपनी गलती मानकर फिर से अपने काम में लग जाती है। हालांकि रडार सिग्नल गायब होने के बावजूद ATC और प्लेन के पायलट्स के बीच रेडियो कनेक्शन बना रहता है। वहीं से हैरी पायलट्स को बताता है कि ज्यूरिख एयरपोर्ट इस वक्त लैंडिंग के लिए सही नहीं है, क्योंकि वहां का मौसम अचानक खराब हो गया है। प्लान के मुताबिक हैरी उन्हें पास के एक छोटे एयरपोर्ट पर लैंड करने का ऑर्डर देता है। पायलट उसकी बात मानकर फ्लाइट को डाइवर्ट कर देता है। इधर साइरस के इशारे पर कैमेलिया जेट लेकर प्लेन के नीचे से हट जाती है। उधर प्लेन के अंदर साइरस सबको सिग्नल देता है कि अब हाइस्ट शुरू करने का समय आ गया है। उसके इशारे पर डेंटन बीमार होने का नाटक करता है और एयर होस्टेस को अपने पास बुला लेता है। इसी मौके पर वो मैग्नस के हाथ में एक गैस कैनिस्टर थमा देता है। इसी कैनिस्टर की मदद से लेजर बनाया जाएगा, जिससे वॉल्ट काटा जाएगा। फिर मैग्नस बेहद सावधानी से कार्गो कंपार्टमेंट में उतर जाता है ताकि अपना काम अंजाम दे सके। इधर मिनसून प्लेन का वाईफाई ऑफ कर देता है। तभी पायलट्स अचानक घोषणा करते हैं कि खराब मौसम की वजह से उन्हें पास के एक एयरपोर्ट पर लैंड करना पड़ेगा। ये सुनते ही डोनाल्ड और यूर्गेंसन के लोग जैसे जाग जाते हैं। तुरंत वो लोग बिटकेस निकालकर पिस्टल असेंबल करने लगे हैं। तभी साइरस को समझ आता है कि शायद हाइस्ट का प्लान ये लोग पकड़ चुके हैं। अगर अब वो लोग कार्गो कंपार्टमेंट में घुस गए तो मैग्नस अपना काम पूरा नहीं कर पाएगा। इसी बीच यूर्गेंसन का राइट हैंड डोनाल्ड सीधे पिस्टल लेकर कॉकपिट की तरफ बढ़ता है। मतलब वो लोग प्लेन को हाईजैक करके स्विट्जरलैंड ले जाना चाहते थे। डोनाल्ड एक एयर होस्टेस को पकड़कर कॉकपिट में घुसना भी चाहता है। बस साइरस को इस पर हमला करने का बहाना मिल जाता है। वो और AB मिलकर एयर होस्टेस को बचाने के बहाने डोनाल्ड पर झपट पड़ते हैं। इसी बीच यूर्गेंसन के लोग भी उनके साथ तगड़ी फाइट शुरू कर देते हैं। फाइट में दोनों पक्ष बराबरी से टक्कर लेते हैं। फाइट के दौरान साइरस फोन की तार से डोनाल्ड को गला घोंटने जाता है, लेकिन डोनाल्ड भी उसी तार से साइरस का गला पकड़ लेता है। तभी AB उस पर हमला कर देती है, जिससे डोनाल्ड साइरस को धक्का देता है। साइरस तब एक ट्रॉली पर गिर जाता है। फिर वह ट्रॉली के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। इस तरह दोनों पक्षों के बीच काफी समय तक हाथापाई चलती रहती है। आखिरकार साइरस डोनाल्ड को ग्लास के दरवाजे के ऊपर घुसाकर उसे बेहोश कर देता है। इसी तरह AB और साइरस मिलकर 2-3 और लोगों को पकड़ डालते हैं। इधर मैग्नस पहले ही लेजर का इस्तेमाल करके वॉल्ट को काट चुका होता है। अब AB और साइरस कार्गो कंपार्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी उनके सामने खड़ा हो जाता
जाता है कॉर्मैक, जो योर्गेंसन का और एक आदमी है। इधर प्लेन पहुंच जाता है उस एयरपोर्ट पर जहां उसे लैंड करना था। रनवे देखकर पायलट का दिमाग घूम जाता है क्योंकि पूरा रनवे बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ था। अब उनके पास इस एयरपोर्ट पर लैंड करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पायलट बर्फ के बीच प्लेन को काबू से लैंड कराते हैं। जमीन पर उतरते ही रनवे की पिछलता की वजह से प्लेन बार बार फिसलता है, साथ ही दोनों तरफ जमा बर्फ प्लेन की विंग्स से टकराती रहती है। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद प्लेन 180 डिग्री घुमाकर सक्सेसफुली लैंड कर जाता है। दूसरी तरफ जेट प्लेन छोटा होने की वजह से कैमेलिया उसे बहुत सहजता से लैंड कर देती है। इधर साइरस और एबी को पकड़कर कार्गो कंपार्टमेंट में ले जाता है कॉर्मैक। वहां मौजूद मैग्नस को भी वो लोग काबू में कर लेते हैं। तभी योर्गेंसन का फोन आता है। वो बताते हैं कि कुछ चोर उनके गोल्ड को चुराने आए थे, लेकिन अब सब उनके कंट्रोल में है और गोल्ड सेफ है। तभी योर्गेंसन कहता है, इन्हें मेरे पास लेकर आओ, मैं इनके साथ सही सलूक करूंगा। इसके बाद उसकी टीम साइरस, एबी और कैमेलिया को जेट प्लेन में बिठा देती है। गोल्ड भी उसी प्लेन में लोड किया जाता है और कैमेलिया को इटली की तरफ उड़ाने के लिए कह दिया जाता है। फिर वे लोग सीधे योर्गेंसन के घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। इधर ये खबर हेक्सली तक पहुंचती है और वो प्लेन को तुरंत लोकेट करने का ऑर्डर देता है, लेकिन प्लेन के बाहर मौजूद मेटल की वजह से रडार सिग्नल अभी तक कैच नहीं हो रहा था। तभी कैमेलिया के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। वो प्लेन को बार बार इधर उधर हिलाने लगती है। इससे प्लेन पर लगी मेटल प्लेट्स धीरे धीरे खुलने लगती हैं। कैमेलिया योर्गेंसन के लोगों को बताती है कि ये सोने के बार्स के वजन की वजह से हो रहा है। जैसे ही ये प्लेट्स खुलती हैं, रडार को प्लेन का सिग्नल पकड़ा जाने लगा है। जैसे ही हेक्सली को ये खबर मिलती है, वो तुरंत नेटो को कांटेक्ट करता है क्योंकि वो किसी भी हालत में नहीं चाहता कि ये गोल्ड योर्गेंसन के हाथ लग जाए। प्लेन में एबी मौजूद होने के बावजूद नेटो की मदद से प्लेन को शूट डाउन करने का निर्णय लिया जाता है। इसके लिए वो बताता है कि प्लेन में कुछ टेररिस्ट हैं। सूचना मिलते ही नेटो के 2 फाइटर जेट्स तुरंत उड़ान भरते हैं। वे प्लेन के पास पहुंचकर पायलट की पहचान सुनिश्चित करने के लिए कहते हैं, लेकिन योर्गेंसन के लोग कैमेलिया को किसी भी तरह बोलने नहीं देते। इधर एटीसी से हैरी नेटो ऑफिसर्स को बताता है कि प्लेन में सिविलियन मौजूद हैं। फिर वो ऑफिसर हेक्सली को कांटेक्ट करता है। फिर भी हेक्सली प्लेन को शूट डाउन करने के फैसले पर अड्डा रहता है। इसके बाद नेटो 60 सेकंड का वार्निंग देकर मिसाइल फायर के लिए तैयार हो जाता है। हालात को देखते हुए एबी और साइरस तुरंत योर्गेंसन के लोगों पर हमला कर देते हैं। इस बीच फिर से एक भयंकर फाइट शुरू हो जाती है। काफी समय तक चलने वाली इस फाइट के बाद प्लेन का दरवाजा खुल जाता है। तभी योर्गेंसन के लोग प्लेन से गिरने लगते हैं। इस बीच एबी रिमोट कंट्रोल लेकर प्लेन के एलईडी स्क्रीन पर लिख देती है कि इस प्लेन में सिविलियन मौजूद हैं। फिर बहुत मेहनत से रिमोट से दरवाजा बंद कर देती है। उधर कैमेलिया प्लेन को जबरदस्त स्टाइल में पूरी तरह उल्टा घुमा देती है ताकि सिचुएशन कंट्रोल में रहे। ये मैसेज भी तब नेटो की नजर में आता है, जिसकी वजह से वे प्लेन को शूट नहीं करते और वापस लौट जाते हैं। लेकिन कॉकपिट में अब भी योर्गेंसन का राइट हैंड कॉर्मैक मौजूद था। वो कैमेलिया को मारते हुए प्लेन को लैंड करने के लिए दबाव डालता है। तभी कैमेलिया प्लेन लेकर एक जबरदस्त नोज ड्राइव देती है। इस अचानक ड्राइव की वजह से कॉर्मैक कॉकपिट में गिरकर बेहोश हो जाता है। साथ ही इस ड्राइव में कैमेलिया का हाथ भी मुड़ जाता है। अब एबी और साइरस किसी तरह प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्लेन की विंग पर लगी एक प्लेट लगने से प्लेन बैलेंस खो देता है। इसके चलते प्लेन तेजी से नीचे क्रैश होने लगता है। इधर योर्गेंसन के घर में उसके पास मिलने आई थी लिविथियन ग्रुप की हैकर टीम। वो उन्हें आश्वासन देता है कि कुछ ही समय में गोल्ड उनके सामने आएगा, लेकिन उन्हें कभी भी नहीं लगा कि गोल्ड ऐसे आएगा, क्योंकि जेट प्लेन सच में उसके घर के सामने क्रैश कर देता है। मतलब सारी कहानी और प्लानिंग के बाद गोल्ड सीधे उसके हाथ में पहुंच जाता है। प्लेन क्रैश होने के बावजूद साइरस और उसकी टीम बच जाते हैं, लेकिन योर्गेंसन अब पिस्टल लेकर उनके सामने बढ़ता है। इधर लिविथियानो जब पता चलता है कि इंटरपोल उनके पीछे है, तो वे इस डील से हटना चाहते हैं। तभी योर्गेंसन उनके लीडर को सबके सामने गोली मारकर ऊपर भेज देता है। इसके बाद योर्गेंसन एबी और साइरस से पूछता है, तुम लोगों में से कौन इंटरपोल एजेंट है? इस पर एबी कुछ कहने ही वाला था कि साइरस बोल देता है, यही है इंटरपोल एजेंट। योर्गेंसन तुरंत उसे खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हेक्सली की अगुवाई में इंटरपोल की फोर्स वहां पहुंच जाती है। अब योर्गेंसन अपने साफ सुथरे होने का नाटक करने लगा है। वो कहता है कि ये लोग जेट छीनकर मेरे घर में घुस आए थे, इसीलिए मैंने नेवीज को डिफेंड करने के लिए गोली चलाई। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके सामने साइरस नाम का मास्टरमाइंड खड़ा है। साइरस और एबी को पकड़ लिया गया था, लेकिन मैग्नस पहले ही टूट चुका था। इधर मिसुन और डेंटन अब भी एयरबेस में मौजूद है। जब योर्गेंसन लिविथियन एजेंट को गोली मारता है, वो सीन कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। साथ ही क्रैश्ड
प्लेन पर कई कैमरे लगे हुए थे। साइरस के कहने पर मिनसुन पूरी घटना रिकॉर्ड कर लेता है। अब साइरस सबके सामने वो वीडियो फैंस कर देता है। तभी इंटरपोल को योर्गेंसन का क्राइम सबूत मिल जाता है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। ऐसे में सब कुछ खत्म हो सकता था, लेकिन तभी एबी को पता चलता है कि हेक्सली ने उनके प्लेन को शूट करने का ऑर्डर दिया था। एबी तुरंत उसे थप्पड़ मारकर इंटरपोल से रिजाइन कर देता है और फिर क्या होगा वो तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। फाइनली एबी साइरस की टीम में शामिल हो जाता है और उनका एक हिस्सा बन जाता है। कुछ हफ्तों बाद साइरस उसे एक सरप्राइज देता है। वो वही आदमी था जिसने एबी के स्कूल से बचपन में पेंटिंग चोरी की थी। साइरस उसे ढूंढ निकालता है और वही पेंटिंग खुद खरीदकर स्कूल में वापस कर देता है। लेकिन यही नहीं, साइरस अब एबी को सबसे बड़ा ट्विस्ट भी बताता है। असल में गोल्ड उनकी टीम के हाथ से नहीं गया था। साइरस के अनुसार मैग्नस ने पहले ही नकली गोल्ड बार बना रखे थे और उन्हीं नकली गोल्ड बारों को सही टाइप के वॉल्ट में रखकर उसी प्लेन के कार्गो में भेजा गया। मतलब जब मैग्नस वॉल्ट खोलने गया उसने असल वॉल्ट को समुद्र में फेंक दिया और नकली वॉल्ट को कार्गो में रखा। इस तरह हेक्सली ने सच में नकली गोल्ड ही पाया। सिर्फ यही नहीं, लुक ने भी टीम को धोखा नहीं दिया। उसका असली काम था गोल्ड वॉल्ट को सही तरीके से समुद्र में फेंकना। अब एबी और साइरस पूरी टीम के साथ मिलकर रिमोट कंट्रोल से वॉल्ट को समुद्र से निकालते हैं। मतलब अब उनकी हर किसी की जेब करोड़ों डॉलर से भर गई। इस खुशी में वे सभी जोरदार पार्टी मनाते हैं। साथ ही साइरस और एबी के बीच नई रिलेशनशिप भी बनती है। फाइनली इस परफेक्ट एंडिंग के साथ यह मूवी यहीं खत्म होती है।